अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। हमारे साथ वकास अहमद मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वकास इंटरसेप्ट से उनकी जो है वो जर्नलिस्टिक उससे पहले करियर शुरू हुआ। डिसिडेंट जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। एक वाज़े तौर के ऊपर जो पाकिस्तान की 80% पाकिस्तानी अवाम की जो नजरियात हैं या आइडियोलॉजी है वो रखते हैं, उसको रिप्रेजेंट भी 80%, लोग कहेंगे 90, लेकिन चले मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा हूं। 80% प्लस पाकिस्तानियों की जो आइडियोलॉजी है, जो इमरान खान के वोटर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट तो नहीं करते, लेकिन उस स्कूल ऑफ थॉट से जरूर उनका ताल्लुक है, क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग पाकिस्तान में करप्शन को, वकास की रिपोर्टिंग पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी के ऊपर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक इलेजिटिमेट गैर आईनी किरदार है, उसको एक्सपोज करने में इनका एक बहुत बड़ा किरदार है। हाल ही में इनके पेरेंट्स को शदीद तरीके से जो है वो टॉर्चर किया गया, क्योंकि इन्होंने जो है वो मरियम नवाज जो इस वक्त मशूक आजम का दर्जा भी रखती हैं, अगर मजाक में कहा जाए, मजाक नहीं है वैसे हकीकत है, तो उनके प्राइवेट जेट की स्टोरी करने की वजह से उनको शदीद जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से टॉर्चर किया गया। तो लोगों ने कहा कि भाई आप बात तो करते हैं मरियम नवाज की, लेकिन मरियम नवाज की क्या औकात है। लेकिन बैलेंस ऑफ पावर इस तरह का है कि औकात उनकी बैरल है, उनके ऑर्डर्स के ऊपर ही तैनातियां तबादले होते हैं, और जाहिर बात है वो प्राइवेट जेट उन्होंने अपने लिए खरीदा है ना, आपके खर्चे के ऊपर। तो एक पावर का इक्वेशन तो मौजूद है, जिसमें डोमिनेंट पावर तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की है, मतलब आसिम मुनीर की है। लोग सवाल फिर अब आ जाए मौजूदा जो ईरान के को मुज़ाकरात पे, अमेरिका और ईरान के पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात की जो बातचीत चल रही है, जिसमें शहबाज शरीफ को ट्वीट ड्राफ्ट करके दिया गया, ठीक है दिया गया, लेकिन शहबाज शरीफ को दिया गया। अगर सीसी को इजिप्ट में दिया जाता तो उसके ऊपर भी सीसी चढ़ चढ़ के फौरन आता और वो खुश हो जाता। लाइन लगी हुई है इस तरह के लीडर्स की, जो सदर ट्रंप के लिए, मतलब तुर्की वाले भी ये काम कर सकते थे, उन्होंने किया नहीं किया। कतर में भी ये काम किया जा सकता था, किया नहीं किया, वो अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन सदर ट्रंप ने एक फेवरेट फील्ड मार्शल बनाया पाकिस्तान के ऊपर, काबज, जो इस वक्त यजीद वक्त के लाता है पाकिस्तान का, उसको, जो अमेरिका हमेशा हमेशा से बनाता चला आया है। और एक हाइब्रिड रजीम में उन्होंने साथ ही उनको जो इमरान खान अर्दली जिसको कहते हैं, अर्दले आजम पाकिस्तान, वजीर आजम शहबाज शरीफ का नाम लिया और उनको लीड दी, उनको कहा कि तुम ये नेगोशिएशन कराओ। तो उसको बेचने की एक जो प्रोपेगेंडा इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल्स हैं, उनकी तरफ से जो कोशिश की जा रही है, वो यहां पे मैं पहले दिखा दूं। ये मैं क्यों प्रेमाइज बना रहा हूं उस पर मैं आपको बताऊंगा। प्रेमाइज अजीजा ने मन मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि वकास का पॉइंट ऑफ व्यू जरा रियलिस्टिक है, प्रैग्मेटिक है। वकास एक प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू को लेके आगे बढ़ रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वो एक ठप्पा, जो ये जो ब्रिगेड जो हरकतें कर रहा है, जो एक नैरेटिव बनाने की छापे के ऊपर डाकू डफर अलायंस कोशिश कर रहा है, और आप लोगों को 80% से ज्यादा पाकिस्तानियों को कल्ट बोलने की कोशिश कर रहा है, और कह रहे हैं कि जी हमारी ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक फीट कंप्लाई है, आप इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो उस वजह से हमें कल्ट फॉलोअर नहीं कहलाना। हम अगर इमरान खान की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, तो इमरान खान के सबसे बड़े नाकद कम अज कम मैं तो था और हूं अब भी। मैं पीटीआई को भी तनकीद का निशाना बनाता हूं, इसलिए उनका भी मैं कोई पसंदीदा नहीं हूं। वकास भी उनके ऊपर भी तनकीद करते हैं, इसलिए वकास भी जो है वो इनके इतने पसंदीदा पीटीआई के अंदर तो नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम बात हक सच करना चाहते हैं और बैलेंस किस्म की बातचीत करना चाहते हैं। ये तरीका भी गलत है जो यहाँ पे पाकिस्तान का अस्करांडू ब्रिगेड कर रहा है, और इसके अलावा जो बिल्कुल ही आंखें बंद करके इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा कि इस्लामाबाद के अंदर वाकई जेडी वैंस जो है वो जाना चाह रहा है और ईरान को बुलाने की कोशिश हो रही है। आएंगे नहीं आएंगे उसके ऊपर आज की लाइव स्ट्रीम में मैं बड़ी डिटेल डिबेट कर चुका हूं ऑलरेडी। मेरा @सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर आप लाइव स्ट्रीम की वीडियो अवेलेबल है, आप देख लें। लेकिन सवाल यहां पे ये है वकास से हमारा पहला, कि जो पाकिस्तान की 80% अवाम की अप्रीहेंशन है वो ये है कि सदर ट्रंप ने ये ट्वीट्स करवा के और ये बातचीत करवा के जो है वो पैगाम पाकिस्तानियों को ये दिया है कि जो मतलब लेजिटिमेसी नहीं है फॉर्म 47 सरकार के पास इस वक्त, ये हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। तो क्या लेजिटिमेसी जो है उसको देने की, ये जो लेजिटिमेसी जो है ही नहीं पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास, क्या अगर हमने ये जो मुज़ाकरात हैं इनको
अगर हमने जो है वो प्रमोट किया या उसको पॉजिटिव लाइट के अंदर लिया जो लोग पूछते हैं, तो फिर वो जो लेजिटिमेसी जो इनके पास है ही नहीं, क्या वो लेजिटिमेसी जो है वो एक्वायर करने में कामयाब नहीं हो जाएंगे ये जो मौजूदा फॉर्म 47 रजीम है? तो वकास आपका इस पे क्या मौकफ है? ये जो मुज़ाकरात है इनका क्या अफसाना है, हकीकत क्या है? एक बयानिया है एक तरफ और एक तरफ रियलिटी है। ओवर टू यू। मैंने इतना लंबा प्रेमाइस इसलिए दिया है क्योंकि मैं दूसरी साइड की एप्रीहेंशंस भी देख रहा हूं, आपकी उनके साथ डिबेट भी देख रहा हूं, आपकी उनके साथ ठीक ठाक किस्म की जो खटपट चल रही है वो भी देख रहा हूं, और उसको देखते हुए मैं ये बात कर रहा हूं कि आप बताइए कि व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। जी विकास। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आदिल भाई। आज मेरे पास आपके पास आने का मकसद भी यही था कि मैं थोड़ी बातें क्लेरिफाई करूं, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों पे तो शदीद गुस्सा है। सबसे पहले वो जो आपने बात बोली ना, मेरे पेरेंट्स को जो थ्रेट किया गया था। अब आपको पता होगा कि ये पहली बार नहीं हुआ, ये आज से 3 साल पहले भी हो चुका है, और वो आपको आपके सामने पूरा वो केस है। तो इस दफ़ा उस टाइम पे मैंने कोई शोर नहीं मचाया था, उस टाइम पे मैंने कोई ट्विटर पे कुछ नहीं बोला था, और कोई इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की थी। वो इंटरनली यानी डील करने की कोशिश की थी, आपको पता था, और इस तरह जो मेरे करीबी जानने वाले लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो उनको पता था। तो आपको आदिल भाई, आपने कुछ फ़र्क देखा उसके बाद, यानी जो पहली दफ़ा थ्रेटन किया गया था, उसके बाद मेरी रिपोर्टिंग पे कोई फ़र्क आया? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आया। मैं आपके शो में भी आता रहा, और मैंने बहुत ज़्यादा, बल्कि इस गैप के दौरान में मैंने बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की, अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग की, जो मैंने पिछले 10 साल में नहीं की। वरना मैं 10 नहीं, साल से। आपने विकास ये बता दी बात, ये बहुत बड़ी बात है, आपने पब्लिकली उसको छुपाया नहीं। जिस तरह मेरी वालदा को अगवा कर लिया गया था, मैं उसी वक्त लाइव बैठ गया था और मैंने बताया कि भाई मेरी माँ उठा के ले गए हो, कल तो आज मेरी माँ को ले गए हो, कल तुम्हारी बारी होगी। आपने भी ये पब्लिक कर दी बात, तो जाहिर बात है आप प्रेशर में तो नहीं आए, आपने हाँ, बात पब्लिक कर दी और पब्लिक आपने कर दी। लताड़ा उनको जाके। तो अब उसके बाद से ना, मैं कोई भी ओपिनियन देता हूँ ना, तो लोगों को पसंद नहीं आता, तो वो कहते हैं वो तुम्हारे पेरेंट्स है ना, उसकी वजह से तुम ये कर रहे होगे। उस चीज पे मुझे इतना शदीद गुस्सा आता है कि मैं तो एक ऊपर अपने ऊपर रिस्क ले रहा हूँ, और मैं तुम्हें सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम मेरा सच सुनने के बजाय मुझे डिसक्रेडिट कर रहे हो उस चीज की बेसिस पे जो कि मेरे साथ हुए, जो कि मैंने पिछले सच बताने की बेसिस पे मेरे साथ हुए। तो जो इस टाइप के घटिया लोग हैं, जो पीटीआई में अपने आप को समझते होंगे, या फिर जो समझते होंगे जो पहले मेरे खैर ख्वाह थे और अब उनको लग रहा है, तो उनसे तो मुझे उन पे शदीद गुस्सा है, क्योंकि मुझे लगता है उससे ज्यादा घटिया इंसान कोई हो ही नहीं सकता जो ये समझ रहा है कि मैं झूठ बोलूंगा सिर्फ इस वजह से कि मेरी फैमिली को इस दफा वो किया गया। ये तो सिंपल है। अगर मैंने कोई अगर मैं उनके प्रेशर में आ गया, फिर मैं छोड़ दूंगा, बोलना छोड़ दूंगा, लेकिन मैं कन्विंस नहीं करूंगा आपको कि ये झूठ, आप मेरी बात मान लें। तो ये मैं तमहीद बांधना जरूरी समझता था। आगे जो मैं आपको बात बताने लगा हूं, उस लिहाज से कि जो पाकिस्तान में अभी चले, स्पेशली इंटरप्रिटेशन ऑफ द करंट इवेंट्स, जो स्पेशली बहुत सारे पीटीआई के या प्रो पीटीआई के लोग कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो कर रहे हैं, और वो खुद को एक कॉर्नर में पेंट कर रहे हैं। वो बेसिकली अपने आप को एक ऐसे कोने में धकेल रहे हैं जहां से उनका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें जरूरी है कि हम इस पूरे सिचुएशन को समझें। दूसरी बात नहीं, ये। वो एक्सप्लेन कर देना वकास, वो कौन सा कोना है जिसमें आप समझ रहे हैं कि वो अपने आप को धकेल रहे हैं, वो कौन सा कोना है? हाँ बिल्कुल। अब बात है ईरान और इसराइल की, इसराइल और अमेरिका की जो जंग है, उस बारे में, ठीक है। तो अब हमने हमने पूरा डिस्क्राइब करना है कि किस तरह से हम इस पूरी सिचुएशन को देखते हैं। असल में हो क्या रहा है आदिल भाई, बेसिक्स बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। अभी क्या हो रहा है, जंग हो रही है। जंग किसकी है? ईरान की, अमेरिका की, सऊदी अरेबिया की, ठीक है। ये तीन इसमें मेन पार्टिसिपेंट्स है। उसमें और कौन कौन साथ है? सऊदी अरेबिया जो अमेरिका की साइड पे है, अमेरिका और इसराइल जो बेसिकली कोalition जिसको हम बोलेंगे, सऊदी अरेबिया कोalition की साइड पे है, यूएई कोalition की साइड पे है, बहरीन, कुवैत, कतर, ये सारे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इधर अमेरिकन बेसेस हैं, ये कोalition की साइड में। इन कोalition कंट्रीज के थ्रू ईरान के ऊपर अटैक हुए हैं पिछले 1 महीने के अंदर अंदर, ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट महीना होने वाला है। पाकिस्तान टाइड है एक मिलिट्री पैक्ट के तहत सऊदी अरेबिया के साथ। पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ ये मुआहदा है कि अगर कभी जंग हुई और सऊदी अरेबिया की जो टेरिटरी है उसको खतरा हुआ, तो पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब जाएगी और वहां पे उसको प्रोटेक्ट करेगी। ये हमारा मुआहदा है। इस मुआहदे ये मुआहदा जब इमरान खान गवर्नमेंट थे तब भी अंडर डिस्कशन था।
ठीक है। उससे पहले एक और मुआहदा था 2005 में जो मुशर्रफ ने किया था, उसके मुताबिक भी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के मिलिट्री ताल्लुकात थे। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के मिलिट्री ताल्लुकात बहुत पुराने हैं और ये काफी अरसे से अंडर डिस्कशन रहा है कि अगर एक पे अटैक हुआ तो दूसरे के ऊपर कंसिडर किया जाएगा। इवेंचुअली ये 2025 के अंदर हमने ये पैक्ट साइन कर लिया। अब ये हमारी सिचुएशन है, यानी कि अब सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई बड़ी चीज होती है, कोई मेजर अटैक होता है तो हमें उसके साइट पे जाना पड़ेगा। और ये हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट पिछले 70 सालों में ये सऊदी अरेबिया को यकीन दहानी कराते आई नहीं है। हमें हर साल, हर दूसरे साल जब बजट में पैसे कम पड़े होते थे, डिफर्ड पेमेंट में ऑयल चाहिए होता था, हम उनके पास जाते थे और उनको ये बात याद कराते थे कभी मसला हुआ तो हम आएंगे, लेकिन हम तो स्टेबल रहे। तो उन्होंने हमें स्टेबल रखा है कई सालों इस वादे की बुनियाद पे। ठीक है, ये सारे ये बैकग्राउंड है सारी सिचुएशन। ठीक है, फेयर इनफ। अब ये हुआ है कि जब जंग हो गई है तो पाकिस्तान फौज और पाकिस्तानी जो बेसिकली रिजीम है अभी, मिलिट्री सिविल सब मिलके, उनके सामने एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया। क्राइसिस ये है कि अगर ईरान के साथ जंग हो जाती है सऊदी अरेबिया की, तो क्या हम सऊदी अरेबिया की साइड से ईरान के ऊपर अटैक करेंगे कि नहीं? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ये इशू पीटीआई से भी ऊपर है, पीएमएलएन से भी ऊपर है, सबसे ऊपर है। ये पाकिस्तान का इशू है कि अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक होता है और वो किस किस्म का अटैक होगा। देखिए, हमने सोचा था, जब बहुत पहले सोचा, जब भी हम बात करते थे ना 80s में 90s में, तो हम बोलते थे हमारी फौज प्रोटेक्ट करेगी हरमैन शरीफैन को। हरमैन शरीफैन के तो सामने आप फौजी जाके रख दें ना, आपको इतराज है हरमैन शरीफैन के सामने फौजी रखने का, ना मुझे इतराज है, ना मैं जान देने से गुरेज करूंगा। अगर मुझे यूनिफॉर्म पे ना के कोई बंदूक पकड़ा के खड़ा कर देता है वहां पे कि तुमने यहाँ खड़े होकर डिफेंड करना है, मैं कर दूंगा, मरने तक कर दूंगा। आप भी करेंगे ना आदिल भाई? लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि ईरान के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, कि ईरान के ऊपर गोली चलानी पड़ेगी। हमने तो हरमैन शरीफैन की प्रोटेक्शन का सोचा था, हमने ये नहीं सोचा था कि ये गोली सऊदी अरेबिया से बाहर जाएगी। तो अब ये क्राइसिस आ गया, अब ये सिचुएशन आ गई है कि हो सकता है कि हमें कहा जाए कि ये गोली तुम सऊदी अरेबिया से बाहर जाके ईरान की डायरेक्शन में चलाओ, वरना हमारी रिलेशनशिप तुम्हारे साथ अफेक्ट होगी। जो कि बेसिकली जो अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं, यूएई ने इसी किस्म का कोई अल्टीमेटम दिया था कि तुम हमारे साथ इस जंग में ईरान के अगेंस्ट आओ, वरना हमारे $3 बिलियन वापस करो। पाकिस्तान ने सोचा कि $3 बिलियन वापस कर देते हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत महंगा पड़ेगा, इससे ईरान के सामने जाके गोली चलाना फीजिबल नहीं है। और ये पूरी पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान की मिलिट्री, ये सब एक लेवल पे जानते हैं, ये जितने भी बुरे हैं ना, जैसे भी हैं, इनको ये पता है कि हमने ईरान की डायरेक्शन में गोली चलाने के लिए जितनी हाजतें करनी है, जितने उज़र करने हैं, जितने बहाने करने हैं, वो हमें करने ही करने हैं। ठीक है, हमने जिस तरह गजा फौज भेजने के ऊपर अंदर से पल्स रिपोर्ट मैंने एक्सपोज की, स्कूप किया कि फौज जाने पे किसी तौर तैयार नहीं है, तो बहाना बनाया गया। और मेरी ये रिपोर्ट 100% अंदर से ही थी कि अफगानिस्तान पे हमला इसलिए किया गया है कि बहाना बनाया जाए कि हम इंटरनल सिक्योरिटी कमिटेड है हमारी, और वेस्ट हमारे बॉर्डर्स भी कमिटेड हैं, तो हम गजा फौज नहीं भेज सकते। और अब इसी बहाने को ईरान फौज ना भेजने का भी बहाना इस्तेमाल बहरल किया तो जा सकता है, लेकिन बहरल गजा का एक यहाँ पे फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट अनाउंस होने के बाद, बोर्ड ऑफ पीस में होने के बाद भी ना होना आपकी बात की तायीद है। आई विल बी फेयर ओवर हियर, लेकिन ये मत समझी कि मैं आगे चल के तुझे जो है वो आई विल नॉट टेक यू टू टास्क। तू बात कर ले, उसके बाद आगे मैं तो फैक्ट से आगे बात ही नहीं करूंगा ना, तो आप तो मैं पॉसिबल ही नहीं रखूंगा कि आप मुझसे प्लीज कंटिन्यू। ये भी फैक्ट है, आप ठीक बात कर रहे हो कि ईरान पे हमला जो है वो नहीं किया जा सकता, फौज को पता है। बिल्कुल उसी तरह के गजा फौज नहीं भेजी जा सकती, ये भी फौज को पता है, नहीं भेजी गई। हालांकि वादा करके फेवरेट फील्ड मार्शल आ चुका था, बहाना बनाने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर हमला करना पड़ गया। वो एक नया इन्होंने गंद वहां पे कट्टा खोल दिया है। ये अफगानिस्तान वाली बात ये आप वाहिद नहीं है जो कर रहे हैं। ये माइकल रूबन एक बंदा, वो तो यानी वो तो इसराइली लॉबी का है, पाकिस्तान पे उसको शदीद गुस्सा है इस बात पे। और एक अफगानी थिंक टैंक का एक बंदा है, अफगान है, काफी सीनियर बंदा है। इन दोनों ने अलग अलग अपने एक माइकल रूबन का एक ऐसे है, उसका उसने शायद पेपर लिखा है, दूसरे अफगान ने। इन दोनों के मुताबिक पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान से के साथ एंगेजमेंट रखी हुई है, वो सिर्फ इसलिए रखी हुई है ताकि वो बोल सके कि हमारा जो है ना एक स्ट्रेटेजिक इशू चल रहा है, तो हम अपने अभी फोर्सेस एक हद से ज्यादा नहीं कर सकते।
एक हद से ज्यादा नहीं दे सकते। तो ये एक बहाना शायद से, अब इसमें कंफर्मेशन तो नहीं है ना मेरे पास, तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं आपको बता सकता कि इसीलिए फौज उन्होंने डाली हुई है। लेकिन ये बात है, ये बात आसिफ आप नहीं, बड़े एक्सपर्ट्स कर चुके हैं। अच्छा, ये सारा सिचुएशन है, अब इस पूरे में हम फंसे हुए हैं। तो जब ये जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान ने सोचा, देखिए एक थोड़ा सा और मैं बैकग्राउंड देता हूँ। ईरान के अंदर 1979 के अंदर इनकलाब आया। ईरान के अंदर जब 1979 के अंदर इनकलाब आया तो उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी भी कब्जा कर लिया और अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा पड्डा कर लिया। और अमेरिका उस दिन से अमेरिका की और ईरान की डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खत्म हो गए। 1980 से लेकर आज तक अमेरिका के और ईरान के ऑफिशियल डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है। तो अगर आप कहेंगे ना कि अमेरिका के अंदर ईरानियन एम्बेसी कहाँ है, आदिल भाई अमेरिका के अंदर ईरानियन एम्बेसी कहाँ है? क्या अमेरिका के अंदर ईरानी एम्बेसी है? अमेरिका के अंदर ईरानी एम्बेसी पाकिस्तान एम्बेसी है। जो पाकिस्तान की एम्बेसी है ना, 1980 से लेकर आज तक जो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, जो पाकिस्तान के जो मिशन होता है, वहां पे ना ईरान का एक ऑफिस है जिसको बोलते हैं ईरान इंटरेस्ट ऑफिस, जो कि ईरान के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करता है। यानी ईरान से रिलेटेड कोई भी मसला होता है तो यहाँ पे जो इस ऑफिस में हमारा बंदा बैठा हुआ होता है वो जाके लुक आफ्टर करता है। इस चक्कर में 1980 से लेकर आज तक जो हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर्स है ना, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, इनके ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं, ईरान की गवर्नमेंट के लोग हैं, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके साथ रवाबित हैं, उनके साथ व्हाट्सएप कन्वर्सेशंस हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा चाहिए होती है, स्पेशली इस चीज के लिए। जब ये जंग हुई, जंग के पहले 2-3 दिनों के अंदर क्या हुआ कि अमेरिका ने ईरान की टॉप लीडरशिप उड़ा दी। यानी आपकी जो टॉप लीडरशिप थी वो गायब हो गई। तो उड़ा दी जी, अमेरिका ने ईरान की टॉप लीडरशिप उड़ा दी जी। अमेरिका ने ईरान की टॉप लीडरशिप उड़ा दी। तो अब अमेरिका की 1980 से नहीं है ईरान के साथ ताल्लुकात, और जब आपने टॉप लीडरशिप भी उड़ा दी तो अमेरिका के अंदर, अब अमेरिका ने ये सोचा नहीं, अमेरिका की जब वो जंग के अंदर जा रहे थे ना तो इसराइल ने उनसे कुछ चीजें बोली थी, या बहुत सारी चीजें हमने ड्रॉप साइट पे भी रिपोर्ट की हैं, जेरेमी रिपोर्ट करता रहा है। बेसिकली अमेरिका ने इसराइल ने अमेरिका को पुश किया। ट्रंप बाय हिमसेल्फ वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन ट्रंप ने बहुत सारे पैसे उठाए हुए हैं इन लोगों से, यानी अरबों रुपए उठाए हुए, एक डॉलर्स उठाए हुए, अरबों डॉलर्स। हाँ, अरबों डॉलर। किन लोगों से ये भी क्लियर कर देना। इसराइलियों से, जो इसराइल लॉबी है, एपेक है, उनमें से एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी इनकी लॉबीइस्ट है, जिसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो सबसे मेजर कैलिफोर्निया में होती है, उसने क्या फ्रेंड्स ऑफ इसराइल, बेसिकली फ्रेंड जो अमेरिकन हैं अमेरिकन सिटीजन, लेकिन वो बिलियनियर्स हैं और उनका बहुत सारा पैसा है, जो एप्स्टीन क्लास जिसको अब बोलते हैं ना, एप्स्टीन क्लास ने इनको दिया हुआ है $1 बिलियन। और यानी ये तो सामने क्लियर दिया हुआ है ना, नीचे से कितना दिया हुआ है वो हमें नहीं पता। दूसरा ये कि ये एप्स्टीन वाली स्टोरीज जो हैं ये सारी, इसकी वजह से भी कुछ घेरा तंग हुआ है ट्रंप के अगेंस्ट, तो उसको इन्होंने दो कैरेट्स एंड स्टिक करके एक सिचुएशन की तरफ धकेल दी है, और वो सिचुएशन है ईरान वॉर। अब ईरान वॉर में भी उसको कुछ यकीन दहानियां कराई हुई हैं। यकीन दहानियां ये हैं कि तुम जैसे ही जाओगे तो एक हफ्ते के अंदर अंदर जो लोग हैं वो वहां से उनकी अपराइजिंग होने, जो ईरानियंस हैं उनकी अपराइजिंग होगी, तो वो अपने रिजीम, तुम ऊपर से डीकैपिटेशन स्ट्राइक करोगे, ऊपर वाले हटा दोगे, जो टॉप लीडरशिप है वो हटा दोगे, तो नीचे से लोग आएंगे, वो 50,000 ये आप वो तो स्टोरी आ गई कि व्हाइट हाउस वॉर रूम के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू ने जाके ये ब्रीफिंग दी, कुछ क्लिप्स चलाई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप स्ट्राइक करें, हफ्तों के अंदर ईरान की जो हुकूमत है वो गिर जाएगी और वहां पे बगावत भी हो जाएगी और उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी भी खत्म हो जाएगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज किसी सूरत ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन उससे तो टोटल ऑपोजिट हुआ ना। बिल्कुल उससे टोटल ऑपोजिट हुआ। लेकिन अब आप ये देखें ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये ब्रीफिंग उनको ट्रंप को देना पड़ी, यानी कि ट्रंप की ये एक्सपेक्टेशंस हैं। जब ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तो फिर वो अपनी, यानी जितने भी, अगर आप किसी से पैसा लेते हैं, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो आप 1 घंटे के लिए काम करेंगे, अगर आप यानी मुरम्मत का काम करते हैं 1 घंटे 2 घंटे, जब चीज नहीं मुरम्मत होती आप कहते हैं इतने पैसे मैंने नहीं लिए, बस बाकी खत्म हो गया, क्योंकि इंपैक्ट
ट्रंप की बाकी चीजों पे पड़ रहा है, क्योंकि जो अमेरिका की इकोनॉमी है ना उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ने लग गया है, वो मैसिव इंपैक्ट है जो पड़ने लग गया है। तो ट्रंप का पेशेंस एक किसी फ्यूचर टाइम पे खत्म हो जाएगा इसमें से, और इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, जितना उसने कमिट किया हुआ है वो कमिटमेंट भी खत्म हो जाएगी। तो वो घड़ी जो क्लॉक है ना वो भी टिक कर रही है। तो अब इन्होंने ट्रंप को बोला कि वहां अपराइजिंग हो जाएगी, और उन्होंने ये भी बोला कि सऊदी भी आपको ज्वाइन कर लेगा, यूएई भी ज्वाइन कर लेगा, नेटो भी ज्वाइन कर लेगा, ये सब बमबारी करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ, अब महीना हो गया ये चीज नहीं हुई। तो अब वो ट्रंप की जो पेशेंस है ना वो वहां से 40 दिन चिल्ला कट गया, कट गया ना, तो वो हाँ। उनकी पेशेंस वहां से कम होने लग गई है। अब दरमियान में कुछ प्रेशर, यानी एक दो अटैक्स इस तरह किए। अब इसराइल इस कोशिश में है कि ना इन सबको पुल किया जाए, जीसीसी को पुल किया जाए, जो हमने ट्रंप से वादा किया कि सऊदी भी आएगा जंग में, उसको भी पुल किया जाए। यूएई तो है ही इसराइल का बेसिकली चेला है ना, वो तो उसकी अपनी कोई औकात ही नहीं है, तो वो तो फॉलो करेगा। लेकिन सऊदी एक प्रॉपर कंट्री है, ठीक है, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, वो उनकी फॉरेन पॉलिसी सेपरेट है इसराइल से। तो उनको इन्होंने पुश किया, पहले इन्होंने इस टाइप के अटैक्स किए कि सऊदी टेरिटरी यूज कर करके आप ईरान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, ताकि ईरान गुस्सा हो तो वो सऊदी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करे। जंग के बड़े इनिशियल डेज में ना, फर्स्ट 2-3 वीक्स में पाकिस्तान ने रीच आउट किया ईरान को, और पाकिस्तान ने बोला कि तुम सारों पे अटैक करो, लेकिन तुमने सऊदी अरेबिया पे अटैक नहीं करना। और ईरान ने एग्री कर लिया इस बात से। देखिए पाकिस्तान की जो एंगेजमेंट आ रही है ना ईरान के साथ, इनमें आप नोटिस करते हैं कि ईरान के तरफ से रेसिप्रोसिटी आ रही है। वो ये नहीं बोल रहे कि हम नहीं करेंगे, या वो बदतमीजी कर रहे हैं, या वो पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं कि पाकिस्तान हमें धोखा दे रहा है। ये जो बड़े सारे नैरेटिव चल रहे हैं, पाकिस्तान ईरान को धोखा दे रहा है, लेकिन ईरान ने तो नहीं बोला कि पाकिस्तान ईरान को धोखा दे रहा है। ये नैरेटिव नहीं, नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान के ऊपर ईरान एतबार करता है, पाकिस्तान की आवाम का ईरान शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ईरान के साथ खड़ी हुई है। लेकिन पाकिस्तान में जो मौजूदा रजीम है उसके ऊपर बड़ा विजिबली ईरान जो है वो लास्ट मोमेंट्स के ऊपर आज भी उनके प्रेसिडेंट ने भी जो स्टेटमेंट्स दी हैं, और जो उनके नेशनल पार्लियामेंट के स्पीकर गलिबाफ ने भी स्टेटमेंट्स दी हैं, वो पाकिस्तान की रजीम के कहे हुए, वो कहते हैं कि पीएम शहबाज ने लबनान के ऊपर मिसाल में जो बात की थी और जो कुछ ग्राउंड के ऊपर हो रहा है वो उससे ऐन मुखालिफ है। तो जो एतबार नहीं है, नैरेटिव ये है कि जो पाकिस्तान की रजीम के ऊपर वो एतबार नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर वो एतबार कर रहे रजीम पे कर रहे हैं। आदिल भाई देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो रजीम पे एतबार कर रहे हैं। देखें ये हमें मानना पड़ेगा, वो रजीम पे एतबार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी ना सीज फायर की, उसमें उन्होंने नाम लिया था आसिम मुनीर का और शहबाज शरीफ का, ठीक है। ना सिर्फ ये, वो जो पाकिस्तान की जो मीडिएटर्स है ना, वो उनके साथ कॉन्स्टेंटली इन टच में है। अभी वो सैटरडे को जब जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, तो वो रजीम ने ही ऑर्गेनाइज किया होगा सब कुछ। ये जो होटल खाली कराया, ये रजीम ने ही खाली कराया। वो जो वहां बंदे बैठे होंगे वो रजीम के ही बंदे होंगे। तो उनका जरूरी है किसी लेवल पे रजीम पे एतबार करना, ताकि वो ये चल सके। और रजीम के लिए भी जरूरी है कि ईरान को यकीन दहानी कराए कि किसी लेवल पे आप हम पे एतबार कर सकते हैं, ताकि ये दोनों चीजें कायम रहें। अब देखिए वापस आते हैं, जब टॉप लीडरशिप क्लियर हो गई तो बड़ा जरूरी हुआ कि पाकिस्तान के अंदर से कुछ लोग हों जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट, ये मैं फौजियों की नहीं बात कर रहा, ये मैं शहबाज शरीफ की नहीं बात कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में बैठ के 20 सालों से मेहनत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के निहायती मेहनती लोग हैं, जिनको हम नहीं मानते, और ये पाकिस्तान के लायक तरीन लोगों में से हैं, ठीक है। ये भी हमें रिकग्नाइज करना चाहिए। ये जो जब इन्होंने बीए किया था उस टाइम पे ये पाकिस्तान के लायक तरीन लोगों में से थे, जिन्होंने फॉरेन ऑफिस में शमूलियत हासिल की सीएसएस करके। लेकिन उनको उनके भी ग्रीवेंसेस हैं कि उनको अंडरमाइन किया गया, फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री जो है वो आईएसआई अपना सुपर इम्पोज करने की अपने आप को कोशिश करती है, लेकिन वो लाइक आईएसआई में बड़ी लिमिटेशंस होती हैं। देखिए अब जब मिलिट्री काम करती है ना इन लोगों के साथ, फॉरेन ऑफिस वाले लोगों के साथ, तो मिलिट्री की कुछ एक्सपर्टीज है ही नहीं। मिलिट्री को नहीं पता कि यार ईरान में किसको, यदि फौजी आएगा ना तो वो किसी फॉरेन ऑफिस वाले बंदे से पूछेगा कि यार ये बंदा तो मर गया, अब ईरान में हमने किससे बात करनी है, क्या तुम्हारे पास इसका नंबर है, क्या तुम इसको कॉल कर सकते हो, क्या तुम कभी इसके सेक्रेटरी से मिले हो, क्या तुमने कभी इससे डिस्कशन किया है, इसके क्या ताल्लुकात, इसके क्या दिमाग है, क्या इस बंदे को ईरान के अंदर कोई और सुनता है इसकी। अब देखो आप रैंडमली किसी बंदे को ईरान के अंदर सीनियर लीडर हो, समझो आप पाकिस्तान के अंदर, आप अभी कॉल कर लो कोई किसी का नाम लें, पीएमएलएन के कोई बड़ा ख्वाजा आसिफ को। अब आप मुझे बताएं
पाकिस्तान में जंग चल रही हो, ठीक है, कोई दूसरा बंदा जिसने नेगोशिएशन करानी है वो कि मैं किसी बंदे को जानता हूँ ख्वाजा आसिफ को कॉल करते हैं, वो नेगोशिएशन करेगा। ख्वाजा आसिफ किसी काम का ही नहीं है, ख्वाजा आसिफ से कोई बात ना सुने, उसके घर पे कोई बात ना सुने, उसके बच्चे नहीं उसकी बात सुनते, या कोई एहसन इकबाल से मैं तुम्हारी बात करा देता हूँ, एहसन इकबाल कराएगा नेगोशिएशन। आपको ये पता होना चाहिए जिस बंदे को मैं कॉल कर रहा हूँ उसकी अंदर भी कोई सुनता है कि नहीं। ये काम होते हैं डिप्लोमेट्स के, उनके पास होती हैं कॉपियां, उनके पास होती हैं नोट्स, उनके पास होते हैं डॉसियर जो उन्होंने अलग अलग मुल्कों के रखे हुए होते हैं। तो ये एक्सपर्टीज ना आपको इवेंचुअली जो भी बंदा आएगा, जब फौजी आएगा चाहे सियासतदान आएगा, उन सबको इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो गेट कीपर है इंफॉर्मेशन नॉलेज का। और वो लोग काम कर रहे थे, वो लोग इनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो गालिबाफ को मैसेज कर रहे थे कि सर अब ये क्या करना है, अच्छा अमेरिका की तरफ से ये आया है तो ये करना है। अब अमेरिका भी समझता है पाकिस्तान, क्योंकि उनका एक एला है, और क्योंकि यानी ना सिर्फ एला है बल्कि एक समझ ले नौकर की तरह कि आपकी कोई भी बात मानेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई एक ऐसा बंदा हो जो आपकी कोई भी बात मानेगा, तो उसको आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये जो है ये कर देगा, ये हमारे इसके साथ ताल्लुकात करा देगा। तो अब ये जो सारी सिचुएशन पैदा हुई और जो हमारी डिप्लोमेटिक कोर ने जो काम किया, ये कोई छोटा काम नहीं था। ये मेरी ये इन सबके सामने ट्विटर से जो लोग मेरे साथ सामने लड़ रहे हैं ना, और जो मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं कि अब देखें नैरेटिव क्या बन रहा है कि पाकिस्तान मीडिएटर तो नहीं है, पाकिस्तान तो एरेंड बॉय है, पाकिस्तान मीडिएटर तो नहीं है, पाकिस्तान तो रनर बॉय है। ये जो सारे एरेंड बॉय, रनर बॉय, चाय वाला, ये सारे काम जो होते हैं ना असल में आदिल भाई, ये सारे जो टॉपिक ऑफ मीडिएशन है ना उसी के अंदर आते हैं। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं ना, और जब आप पढ़ते हैं मीडिएशन की जो टेक्स्ट बुक है बेसिकली, ये सारे चीजें उसी के अंदर की हैं, यानी उससे कोर्स के बाहर कुछ भी नहीं है। ये यही काम करने होते हैं। आपका काम है, दो लोग हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, आपने उनकी सुलह करानी है, लेकिन उस सुलह के अंदर बड़ा जरूरी है कि दोनों लोग जब उस टेबल से उठ के जाएं तो दोनों फील कर रहे हो कि हम जीते हैं। जब तक वो दोनों ये नहीं फील करेंगे तो वो जंग खत्म नहीं होगी। तो उसके लिए आपको बड़ी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। उसके लिए आपको ये भी करना पड़ता है कि एक किसी ने आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया तो बोला है कि तुम पोस्ट कर दो, तो तुम पोस्ट कर दो, क्योंकि देखो अब आपका इसमें टाइटल भी है क्या, अबू नीरा मिस्त्री जीत गया, पाकिस्तान जीत गया। ये जीत वीत कुछ भी नहीं है। देखिए गोल क्या है, गोल ये कि एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है यहाँ पे, बहुत बड़ी जंग, इतनी खौफनाक जंग कि अगर, क्योंकि ये अभी ईरान जो है ना पावरफुल है, ईरान ने कंट्रोल किया हुआ है। ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कुछ और अरसा क्लोज करे और अमेरिका को इसी तरह जिस तरह वो जलील कर रहा है वो करता रहेगा ना, तो अमेरिका उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देगा। ये मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि शायद ये वो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये कंफर्म है, क्योंकि ये एक ऑप्शन टेबल के ऊपर है जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। क्योंकि अगर अमेरिका फेंकेगा तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में फेंका था तो किसी और के पास नहीं था, अभी चाइना के पास भी है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है, और रशिया के पास भी है। तो फिर रशिया यूक्रेन पे भी फेंक सकता है, चाइना ताइवान पे भी फेंक सकता है, और एक प्रेसिडेंस क्रिएट हो जाएगा फिर, जो पूरी दुनिया की तबाही की तरफ ये दुनिया जा सकती है। और न्यूक्लियर फॉल आउट पाकिस्तान पे सबसे पहले आएगा, हिंदुस्तान उससे के ऊपर आगे आएगा, आगे में बांग्लादेश पे, गल्फ पे आएगा। उस सबसे पहले हाँ। जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा ना तेहरान के ऊपर, तो आदिल भाई बहुत सारे लोग मर जाएंगे। यानी आप सोच सकते हैं तेहरान, तेहरान हजारों, यानी तेहरान के लोग हजारों सालों से वहां पे रह रहे हैं, कितने खूबसूरत, कितने प्यारे लोग हैं, कितने मासूम हैं। आप जाके देखें ईरान की कोई फिल्म देख लें, आपको सिर्फ देखें ईरान के लोग क्या लोग हैं यार। आप कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे कि ये लाखों की तादाद में एक बॉम्ब में मर जाते हैं। वो बाद की बातें तो बाद में ना यार, यानी वो होगा तो वो चेन रिएक्शन, वो तो बाद की बातें। राइट नाउ दिस इंस्टेंट एक स्कूल पे 160 लोग, एक बच्चियां मर गई, एक स्कूल पे बॉम्ब गिर गया, 160 बच्चियां मर गई। आप थोड़ी देर के लिए और कुछ ना सोचें, वो सोचें कि वो आपकी बच्ची थी। आपकी रूह अगर नहीं कांप जाती तो फिर आप आगे एनालिसिस करना ही नहीं चाहिए आपको। अगर आपकी इस पॉइंट पे फेयर इनफ, बट कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, ये चीज क्या फॉरेन ऑफिस को, आईएसपीआर के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को नहीं बतानी चाहिए? वो सुनते उनकी नहीं है, लेकिन किसी लेवल के ऊपर कम से कम ये बात सामने नहीं आनी चाहिए कि आप हम्बल रहें, और ये जो आपका इंफॉर्मेशन ऑपरेशन चल रहा है जिसमें आप इसको एज मेगा विक्ट्री बेचने की कोशिश कर रहे हो, ये जो है ना, कॉपी पेस्ट करके।
नहीं नहीं, ये वाला जो है ना, ये बहुत सारे लोग मजाक भी कर रहे हैं। असल में ये शुरू में किसी ने किया था, फिर उसके बाद ना नहीं नहीं लोगों ने इसका वकास नहीं लतीफा बना लिया। वकास ये अकाउंट्स जो हैं आईएसपीआर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के अकाउंट्स हैं, ये फॉरेन ये ऑफिस के सारे नहीं नहीं है, है, अब देखें, किसी अब ने जिस तरह मशवरा नहीं ऊपर जाए, मांगा। इसमें एक लतीफा भी था कुछ जो है इसमें से। अब ये देखें, एक बोल रहा है अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दिया खुश होके, और इस टाइप की चीजें। इसमें बहुत सारे लतीफे भी हैं, जो पाकिस्तानी इस तरह की देखते हैं ना, वो फिर उसी भी बैंड वैगन पे चले जाते हैं। लेकिन हाँ, देखें, ये लोग चाहते हैं, फौजी चाहते हैं कि इसके जरिए उनको प्रोमिनेंस मिले, ठीक है, कि उनका जो है थोड़ा सा वो डंका बज जाए, कि वो शोर मच जाए कि फौजियों ने करा दिया है। शहबाज शरीफ चाहता है, ये जो सब कुछ लोग कर रहे हैं ना, इस सब में सेल्फिश रीजंस इन्वॉल्व हैं। और ये भी होगा आदिल भाई कि इस सब को वो यूज करके हमारे ऊपर मजीद जुल्म करें। ये भी होगा कि इस सब को वो यूज करके पाकिस्तान के ऊपर मजीद कब्जा करें। ये हमारा डर जायज है, लेकिन उससे पहले ये देखें, इन दोनों चीजों को हमें अलग करना सीखना पड़ेगा कि ये इसमें प्रोपेगेंडा भी करेंगे, ये इसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल भी करेंगे, ये इसको इमरान खान के खिलाफ भी इस्तेमाल करेंगे, और ये इससे सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी गोल क्या है? गोल ये है कि ईरान में जो बच्चे मर रहे हैं वो ना मरे, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे ऊपर जो जुल्म होगा तो होगा, हम वो देख लेंगे। देखें आदिल भाई, इन सबको, ये पीटीआई वाले लोगों को जो अभी इशू, यानी जो समझने की जरूरत है ना, इन दोनों इश्यूज को साइड पे करना है कि ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर अटैक होने वाला है उसको रोकना कोई जीत नहीं है, उसको रोकना एक जिम्मेदारी है। उसके बाद ये उसको अगर रोक लेते हैं हम सक्सेसफुली, यानी पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, पाकिस्तान की ये जो रिजीम है, हुंता है जो पाकिस्तान पे काबिज है, अगर ये एक काम ये ठीक कर लेती है और वो पाकिस्तान पे मजीद कब्जा कर लेती है, वो हमारे ऊपर तो जुल्म करेगी, वो उसको यूज भी कर लेगी। लेकिन ये दोनों सेपरेट चीजें हैं, इनको सेपरेट करना बहुत जरूरी है। ये लोग अपने दिमाग में गड़बड़ कर रहे हैं कि अच्छा इन्होंने उसकी हेल्प कर दी तो इसका मतलब है कि वो जीत गए, और हमने ये एक्सेप्ट नहीं करना ये चीज। वकास की मेरी बात सुन यार, मेरी बात सुन इन हाँ ऑल ऑनेस्टी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? जो मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये इस तरह नहीं है। सिर्फ मैं आपको बताता हूँ जो बातचीत है यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड। देख वकास, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त जो रजीम के माउथ पीसेस हैं वो इसको, ये जो एक मिसाल है कॉपी पेस्ट की जो ट्विटर के ऊपर है, जब मिसाल के तौर के ऊपर इस किस्म के, ये इसका क्या नाम है, मुजम्मल शजम्मल इसका कोई नाम है, ये इस तरह के जो अपने आप को एक सूडो इंटेलेक्चुअल्स आके जब ये बातें करते हैं, डिप्लोमेटिक देख इवेंट आज की देख तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस पर कल्ट वर्शिपर ग्रुप जो है उसके लिए सबसे बदतरीन वक्त चल रहा है। खास तौर पे जो ओवरसीज बैठे हुए हैं, कोई बाप का अंगूठा लगवाने वाला, कोई टब में लेटने वाला, कुछ ऐसे थे जो टीवी पे नाच रहे थे, नाअहल कर दिया है, नाअहल कर दिया है पैनामा लीक्स में वजीर आजम को। उन सारों के लिए सोग का समा है। समझ नहीं आ रही टक्कर कहाँ मारें, डॉलर खोरी कैसे करनी है, क्या बेचना है। क्योंकि वो तो ये कह रहे थे कि दुनिया भर के वज़राए आज़म और सदूर और फॉरेन मिनिस्टर्स इसलिए आ रहे हैं कि एक स्पेशल बस के ज़रिए, शटल सर्विस के ज़रिए उन्हें अडयाला ले जाया जाएगा और वहाँ अंगूठे लगवाए जाएंगे उनको बिठा के। लेकिन चूंकि सारा ऑर्डर ही कोलैप्स हो गया, जितनी आपने कल्ट फरोशी करनी थी वो सारी ख़त्म हो गई। तो इस वक्त पाकिस्तान के अगेंस्ट जो आप सोशल मीडिया पे एक आउटरीच देख रहे हैं, वो नंबर 1 पे आई वॉन्ट से इंडिया से आ रहा है, वो अंदर से आ रहा है। ठीक है, पहला आउटरीच वहाँ से आ रहा है जो कह रहे हैं। एडिट हिस्ट्री पढ़ो जाके वज़ीर आज़म के ट्वीट की, वो भी आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि वो कितनी हमाकत और जहालत है जो फैलाई जा रही है। और दूसरा ये कि जो ये कहा करते थे कि 30 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है और पूरी दुनिया में इस आदमी को कोई सीरियस नहीं लेता, उसके ट्वीट से ग्लोबल मार्केट हिल गई हैं। ये समझ नहीं आ रही इसका भी क्या करना है। एक ऐसी नाइटमेयर का एपिसोड शुरू हुआ है इन लोगों के लिए कि दे हैव नो प्लेस टू रन टू। अब देखिए, ये तो जाहिल है ना, ये हाँ, तो बेवकूफ घटिया इंसान है। इसको तो मुझसे 5 मिनट, अभी आप 2 सेकंड सुनाया, मुझसे सुना नहीं जा रहा था, कोफ्त हो रही थी मुझे इस घटिया इंसान से। ये बेवकूफ है। अब देखें, इन लोगों को, ये सीरियस लोग वो नहीं है। पढ़ वकास, वो नीचे से पढ़ रहा है, ठीक है, वो पढ़ के बोल रहा है, मतलब ये एक बयानिया फीड करने की कोशिश की जा रही है। तो 80% पाकिस्तानी जिन्होंने प्लस 80% लोग, मैं दोबारा, लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, 90 ने वोट किया यार, कंजर्वेटिव एस्टिमेट 80% कर लो आप, जिन्होंने इमरान खान को जाके वोट दिया था और उसके वोट का नतीजा निकला कि वो जेल के अंदर पड़े। इमरान खान की पार्टी अपनी याशियों के अंदर टंग टकोर प्रोग्राम के अंदर टंग टकोर प्रोग्राम चला रही है, उनको भी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा था खान रिहाई तहरीक चलाएंगे, वो उसको भूल के बैठे हुए हैं, ठीक है, वो अपने प्रोग्रामों के अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन अवाम वहां पे बैठी हुई देख रही है इस तरह के दगड़ दल्लों को कि यार ये क्या ड्रामा चला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो लोगों की एप्रीहेंशन जो है वो इस वजह से बनी हुई है भाई। अच्छा सुनिए आदिल भाई, देखें,
असल में ना ये लोग हैं अनसीरियस, और ये लोग वो हैं जिनको ना स्टेक्स का पता है ना इनको पता है कि हो क्या रहा है। लेकिन बहुत सीरियस इशू है यहाँ पे। ये शादी पे नहीं हमें बुलाया कि वो हो। आप, मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ। एक गांव में ना चौधरी की ना माँ मर जाती है, बेचारी तो अच्छी औरत होती है, वो चौधरी भी बड़ा अच्छा होता है, गांव का बड़ा अच्छा चौधरी होता है, उसकी माँ फौत हो जाती है। तो वो कहते हैं कि चलो जनाजा होगा, तो जनाजे में वो हर किस्म के लोगों को बुलावे, तो वो गांव का जो नाई होता है ना उसको भी बुलाते हैं कि मेरी माँ के जनाजे में आ जाना। तो गांव के नाई को बोलती है कि चौधरी के माँ के जनाजे पे है, तो वो पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटने लगे थे कि मुझे चौधरी ने माँ के जनाजे पे बुलाया, वो इधर बुलाया, और चौधरी ने मुझे माँ के जनाजे पे बुलाया। वो खुशियां मना रहे कि चौधरी ने मुझे माँ के, अगले की माँ मर गई है, तुझे जनाजे में तू मिठाइयां बांट रहे। तुमको समझ है कि हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा जुल्म होने वाला है, और वो हो रहा है, और हमने उसको रोकना है। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, इसमें कोई मिठाइयों की बात नहीं है, इसमें कोई शहबाज शरीफ का डंका नहीं बच गया। इसमें यानी जो भी यहाँ पे इस हुकूमत में पाकिस्तान के अंदर इसमें बैठना था, वो डर के और बहुत यानी खुदा के सामने वो होके यानी नीचा होके उसको ये काम करवाना है। अब ये लेकिन ये जो चेले वेले है ना, ये अपना मंजन बेचने आ जाते हैं कि इसकी वजह से हमारा वो प्रोमिनेंस हो जाएगी, हम इस गवर्नमेंट के साथ अलाइन है, तो देखो हमारी गवर्नमेंट कितनी जबरदस्त है, देखो हमारी गवर्नमेंट ने क्या अचीव कर लिया। इसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट जब तब होती है, ये हमें तब बातें बता रहा होता मुजम्मिल कि अगर इसने शहबाज शरीफ ने जीडीपी 10% कर दिया होता, यानी कोई अचीवमेंट की होती। जंग हुई ना, तूने करवाई ना तेरे बंदे हैं उस दरमियान में, तुम्हारा काम है कि उस जंग को रुकवाना। वो जंग अभी तक रुकी भी नहीं है, तुम किस लिए शोर मचा रहे हो भाई? अगर वो जंग होगी तुम्हें पता है कितना बड़ा नुकसान होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी तबाह हो जाएगी। ना सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी, दुनिया के सारे गरीब मुल्क, ये जो अगर ये जंग चलती रहती है ना आदिल भाई, आज से 6 महीने बाद बिल्कुल फर्टिलाइजर शॉर्टेज होगी ना, जो फर्टिलाइजर शॉर्टेज होगी, अफ्रीका में लोग भूखे मरेंगे। तो इनको शर्म ही नहीं है, इनको एहसास ही नहीं है कि जो स्कोप और जो लेवल, जिस लेवल पे ये यहाँ पे दुनिया में तबाही होनी है, और उसको रोकना कितना इंपॉर्टेंट काम है। और उसको रोकना यानी इसमें कुछ हाथ इंडियंस का भी है। वो इतना सड़ने लग गए हैं पाकिस्तानियों के, ये पाकिस्तान ने क्यों करवा लिया भाई? पाकिस्तान की मजबूरी है ये चीज करवाना। इसके बाद आखिर में कोई मेडल भी नहीं मिलना, पता है आपको? नहीं नहीं, लेकिन इंडिया का अपना इंटरेस्ट भी इसी के अंदर है भाई, इंडिया का अपना इंटरेस्ट भी इसी के अंदर है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। उनका लेकिन अपना इंटरेस्ट भी इसी इंडिया के में भी अंदर है। इतने सारे जो इंडिया में सीरियस लोग हैं ना, उनको पता है इस बात का। जो सीरियस लोग हैं, जिनका स्टेक है चीजों में, जो चीजों को समझते हैं, जो किसी जगह पे पहुंच चुके हैं, जिंदगी में कुछ कर चुके हैं। मुजम्मिल ने तो जिंदगी में कुछ किया नहीं है, यूट्यूब पे भाषण देने के अलावा तो इसने कोई नौकरी नहीं की, इसको तो पता ही नहीं है, ना इसने कोई कंपनी चलाई है, ना इसने कोई पैसा देखा है। जो एक कश्ती होती है ना आदिल भाई, जो एक जो टैंकर होता है ऑयल का, उसके ऊपर आप खड़े हुए हैं, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी चीज है वो, और कितने खानदान उसके ऊपर पल रहे हैं, कितने लोगों का उसके ऊपर पैसा है। एक टैंकर वहां से गुजरना या ना गुजरना ना, पूरी लोगों की जिंदगियां बनती हैं, बिगड़ती हैं। तो ये सारी चीजें बहुत सीरियस चीजें, और इंडियंस को पता है ये बात इंडिया के अंदर। लेकिन वो कुछ लोग हैं ना इसी किस्म के, जो बच्चे हैं आपस में लड़ रहे हैं कि हाँ हाँ तूने ये कर दिया। अब देखें, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना, एक टीम जीतती है एक टीम हारती है। वो यानी इससे भी ज्यादा पाकिस्तान में मैं ये देखता हूँ, पाकिस्तान में ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि वो कुछ पाकिस्तान में लोग देखते हैं मैनचेस्टर देखते हैं, कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड देखते हैं फुटबॉल में, कुछ लोग चेल्सी देखते हैं, कुछ लोग आर्सेनल देखते हैं। वो बैठे हुए कराची में होते हैं, लाहौर में बैठे हुए होते हैं। वो एक दूसरे को बोलता है, वो हमने तुम लोगों को चेल्सी और आर्सेनल का मैच हो, हमने तुम लोगों को, एक आर्सेनल का फैन है एक चेल्सी का, हमने तुम लोगों को कल रात को हरा दिया। भाई तू लाहौर में बैठा हुआ है, हमने तूने किसको हरा दिया? हाँ, एक आपस में लड़ रहे हैं कि तूने वो कर दिया वो कर दिया। सीरियस मैच वहां पे हो रहा है, वो लोग प्रोफेशनल फुटबॉलर्स हैं, वो गेम खेलते हैं, वो बड़े सोचते हैं, टैक्टिक्स करते हैं, स्ट्रेटेजी करते हैं। वो कराची में बैठ के लाहौर में बैठ के दो लड़के फिड्डा करें, वो बच्चों की बातें हैं। ये ऐसे ही है जैसे बच्चे आपस में, स्कूल के बच्चे बैठ के चेल्सी और आर्सेनल का लड़ रहे होते हैं। इनमें कुछ सीरियस नहीं है, इनको हमें सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अब इन लोगों की सड़न में हमने एक रिएक्शन किया ना, हमने एक रिएक्शन की है कि हमारे सीरियस यूट्यूबर्स, अब मैं नाम नहीं लूंगा, वो सीरियस यूट्यूबर इसको फिर प्ले डाउन करने लगे, क्योंकि इसका कहीं फायदा गवर्नमेंट को ना हो जाए। वो बिकता नहीं है ना वकास। प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब का मीडियम ये है कि अवाम, हाँ वो ये जो एप्रीहेंशंस मैंने आपको बताई हैं, जो मैंने आपसे जवाब लिए हैं, ये 80% 90% पॉपुलेशन की एप्रीहेंशन है। जो आप यूट्यूबर जो उर्दू हिंदी एक ही मीडियम में जो देख रही हैं, उनकी एप्रीहेंशन है भाई। तो बिल्कुल वो बिल्कुल उसका सही जवाब एप्रीहेंशन देना है, समझाना इस तरह जरूरी है। हाँ, इसीलिए देखिए अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन एप्रीहेंशंस को अलग किया जाए।
आपको ये बात समझाई जाए। आप देखें यानी जो ग्लोबली यहाँ पे हमारे रीजनली ना बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, इनको जब आप सही से नहीं समझेंगे ना तो ये इमरान खान को बाहर निकालना और आगे की जो पूरी सियासत है ये आप नहीं कर सकेंगे। अगर आप अपने आप को खुद को बेवकूफ बनाएंगे ना फिर आप आगे सारी चीजें गलत करेंगे, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे रियलिटी ब्रांच हो रही है। आप गलत ब्रांच में चले जाएंगे ना जहां पे आप ये सोचेंगे कि ये तो अर्दली है और इसने तो कुछ किया ही नहीं, पाकिस्तान का कोई रोल ही नहीं है, फिर आप अगला स्टेप नहीं समझेंगे। फिर आप पाकिस्तान की जो साल बाद इंपॉर्टेंस हो रही होगी ना ट्रंप की, आप वो नहीं समझेंगे। फिर अगर आप वो नहीं समझेंगे ना फिर आप उसको काउंटर नहीं कर सकेंगे। तो विकास बेसिक प्रॉब्लम तो फिर भी यही है कि इस इवेंट को, ठीक है, हम ईरान में अपने बहनों और भाइयों के लिए हम कर रहे हैं और अपने लिए कर रहे हैं कि भूख का तूफान हमारे ऊपर भी आएगा, हमारे घरों में प्रॉब्लम बन जाएगा। लेकिन जब इस चीज को बेच के ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक गैर आईनी इललेजिटिमेट पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश नहीं की जा रही, कामयाबी से किया जा रहा है, तो सवाल उठता है कि क्या मुनीरा मिस्त्री जीत गया? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी कुछ मिनटों पहले स्टोरी की है कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो ओपिनियन दिया है कि पाकिस्तान हैज पुट इटसेल्फ बैक ऑन द डिप्लोमेटिक मैप, इट्स आर्मी चीफ consolidates his power at home by brokering a ceasefire between Iran and US। अब आप मुझे बताओ कि बात तो फिर घूम फिर के हम जो है वो रोटी के पीछे जो है वो अपनी आजादी बेच रहे हैं, तो बात तो फिर जाहिर बात है कि कंसर्निंग है, और इसके ऊपर बात कैसे ना की जाए, ये बात सवाल की है। जाए, देखिए कंसर्निंग है, बात की जाए, लेकिन आप जो पहली बात ना आपको छुपाने यानी खुद से ना छुपाएं, खुद को सच बोलें कि ये हुआ है, ये डिप्लोमेटिक सक्सेस मिली है। जब आप ये एक्नॉलेज करेंगे कि ये डिप्लोमेटिक सक्सेस मिली है फिर आप उसको काउंटर कर सकेंगे ना। अगर आप ये बोलेंगे कि पाकिस्तान तो टी बॉय था, पाकिस्तान तो एरन बॉय था, कोई सक्सेस नहीं मिली, पाकिस्तान का तो कोई रोल ही नहीं है, पाकिस्तान तो सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करने वाला, जब आप ये अपने आप को बताएंगे ना फिर आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकेंगे, फिर आप समझ ही नहीं सकेंगे। अब ये जो आप आर्टिकल बोल रहे हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल का, शादानंद धूमे ने लिखे, जैसे भी उसका नाम प्रोनाउंस करते हैं, उसका मुझे पता है, वो 3 साल पहले बोल रहा था कि पाकिस्तान ने यूक्रेन में असला दिया है तो इसकी वजह से पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये लोग बार बार साइकिल में ना, इन्होंने जब से इमरान खान को निकाला है ये बार बार साइकिल में ना फौज को इंपॉर्टेंस करते रहते हैं, उनको प्रोमिनेंट करते रहते हैं। ये सारा जो सिचुएशन चल रही है उसका हिस्सा है। पहले इन्होंने यूक्रेन वॉर के अंदर बोला कि ये देखो पाकिस्तान पहले मैप में नहीं था, मैप में आ गया। उसके बाद जो जो स्टेप्स होते रहे, क्रिप्टो की वजह से बोला मैप में नहीं था, मैप में आ गया क्योंकि क्रिप्टो में काम कर रहा है। वो मिनरल की वजह से बोला कि मैप में नहीं था, मैप में हो गया। ये सारी चीजें वो करते रहेंगे, इन चीजों के साथ आपको डील करना है। अगर आपको वाकई में पाकिस्तान के अंदर रेजिस्टेंस मूवमेंट चलानी है तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बैक करती है, क्यों इस तरह के आर्टिकल लिखे जाते हैं। जब आप ये समझेंगे फिर आपको समझ आएगी कि कहां पे फिर इसको काउंटर कर सकें। जब आप पहले ही खुद को झूठ बोल देंगे कि पाकिस्तान ने कुछ किया ही नहीं, पाकिस्तान तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, पाकिस्तान को के रूम में था ही नहीं, फिर आप कुछ कर नहीं सकेंगे, फिर आप बैठे रहेंगे, फिर आप कहेंगे कि खुद कुछ ना हो जाए। अब देखें ये एप्रीहेंशन बिल्कुल ठीक है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद हमारे ऊपर जुल्म की एक नई लहर आनी है। आपका काम है कि ये फिगर आउट करना कि उस जुल्म की लहर के अगेंस्ट खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे पीटीआई को प्रोटेक्ट करें, कैसे पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करें। ये जो अभी होने वाला है हमारे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो अंडर प्ले नहीं तो कम से कम एक सेकंड ऑलरेडी नैरेटिव बिल्डिंग बना कर रहे हैं ना। नहीं, आपका नैरेटिव जो है ना, अगर जब आपका नैरेटिव रियलिटी पे बेस्ड नहीं होगा ना तो आप बेसिकली अपने आप को एक, यही जो मैंने बिल्कुल शुरू में बोला था, एक कॉर्नर में धकेल देंगे। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक पीटीआई वाला बंदा है, वो मुझे बोलता है कि मेरे दफ्तर में मैं गया, यानी बिल्कुल मुझसे ऑनेस्टली, मुझे कल उसने फोन किया, मुझे बोला कि मैं दफ्तर में गया तो मुझे किसी बंदे ने बोला वाओ पाकिस्तान सेव द वर्ल्ड, दिस इज द मेन स्ट्रीम नैरेटिव। आप कल के सारे अखबार उठाएं, आप जापान टाइम्स उठा लें, आप मलेशिया उठा लें, आप इंडोनेशिया उठा लें, आप दुनिया के सारे अखबार उठाएं, उनके पहली पेज पे लिखा हुआ है कि बोथ ईरान एंड अमेरिका हैज सेड कि पाकिस्तान ने सीज़फायर करवाया। अब आप क्या करोगे? दिस इज द ग्लोबल नैरेटिव बिकॉज इट्स ट्रू। अब आप कहते हैं पाकिस्तान ने नहीं कराया, आपकी जो भी ओपिनियन होगा, ईरान ने बोला है कि पाकिस्तान ने कराया, अमेरिका ने बोला है पाकिस्तान ने कराया, ये दोनों जंग इनकी हो रही है। उसका पाकिस्तानी आम आदमी को क्या फायदा हुआ? ये तो हुआ कि ईरान जो है वो उसमें अमन आ जाएगा, आप को जो भूख और कहत आने वाला है उससे आप बच जाओगे।
लेकिन उसके अलावा क्या पाकिस्तान के कर्जे उतर जाएंगे? नहीं, क्या उसके अलावा पाकिस्तान आप में एक्सपेक्ट फसाइयत क्या करें, खत्म आप हो क्यों जाएगी? एक्सपेक्ट कर रहे हैं आदिल भाई? आप क्यों, आप जब देखें, आपके घर के साइड पे लड़ाई हो रही होती है, तो आप किसी मियाँ बीवी की लड़ाई होगी, आप जाके कभी पाकिस्तान में मोहल्ले में रुकवाते हैं ना? आप इसलिए तो नहीं रुकवाते कि अब वो घर आपके बिरयानी भेजेगा, आप इसलिए रुकवाते हैं कि वो मोहल्ले के पीस के लिए जरूरी है कि आपके बच्चे भी वहीं खेलते हैं, माहौल खराब होता है, वो सारी चीजें, वो आप उसके अलावा उसके आगे आप क्यों कुछ चाहते हैं? उसके अलावा तो कुछ मिलना भी नहीं चाहिए। उसके ये जो इसका अजर है वो यही है कि यहाँ पे जो जिन बच्चों की आप मौतें रुकवा लेंगे, शहादतें रुकवाएंगे इराक में, यही इसका अजर है। आपको ना इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए, ना इससे ज्यादा कुछ मांगना चाहिए। लेकिन लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री रेजीम है और जो ये शहबाज और ये सारे लोग हैं, ये इससे ज्यादा कुछ और निकलवा के ही छोड़ेंगे। ये अमेरिका के करीब होंगे इस चक्कर में, ये इस चक्कर में अपने आप को यानी किसी तरह और इंटरनेशनली रिलेवेंट करना चाहें, ये शायद आईएमएफ से कुछ कर्जा निकलवाना चाहें, ये शायद वर्ल्ड बैंक से कुछ निकलवाना चाहें। ये तो क्योंकि सेल्फिश लोग हैं, इससे कोई ना कोई फायदा अपने लिए, कम से कम पाकिस्तान के लिए नहीं, अपने लिए शायद कुछ ना कुछ निकलवा ले। ऑलरेडी इन्होंने अपने आप को इंट्रेंच कर दिया। लेकिन देखिए, अब हमारी मजबूरी आदिल भाई, हमारी मजबूरी इसलिए क्योंकि लोगों की जिंदगियां लाइन पे, पाकिस्तानियों की जिंदगियां लाइन पे, ये सक्सेसफुल हो गए हैं इस चीज में, ये स्ट्रॉन्गर भी हो गए हैं इस चक्कर में। लेकिन हमारे देखें, हमारी कोताही ये है, ये स्ट्रांग हो या ये वीक, अभी तो वीक थे ना, समझो आज से कोई 2 महीने पहले आप इमेजिन कर ले, आप कहते हैं इतने स्ट्रांग नहीं थे, वीक थे, तब हमने क्या कर लिया था? अगर इनके स्ट्रेंथ और इनकी वीकनेस में हमारी 40 दिन में मौका था कि सुहेल अफरीदी ने जो वादा किया था कि खान रिहाई फोर्स, एक पॉलिटिकल प्रेशर इतना वो बिल्ड कर सकता था कि इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन हो सकती थी, एक पॉलिटिकल रिवाइवल, कम से कम बैलेंस रिस्टोर किया जा सकता था। ये चुप करके बैठे रहे, इन्होंने उनको पूरा स्पेस दिया, पूरा मौका दिया, फ्री रन दिया, आज दिन तक दिया हुआ है। तो फिर कसूर कम से कम लीडरशिप की हद तक तो है, लेकिन हम तो अवाम की बात कर रहे हैं नहीं, ना। अवाम की भी, मैं अवाम की बात करता हूं। आप देखिए, अवाम को हमने बड़ा बड़ा लीवे दे दिया, लेकिन देखिए, अगर अवाम की भी स्ट्रैटेजी वीकनेस में भी और स्ट्रेंथ में भी दोनों में एक ही है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो स्ट्रांग है या वीक है। देखिए, आसिम मुनीर जंग से पहले भी कि बगावत होगी या कोई उठेगा, लोग तो फिर ये बात करते हैं कि यार फौज अंदर से ही कर ले जो उसने करना है, कोई तो अंदर से खुद उठेगा ही तो करेगा। वो, यानी आप वो बंदूक रख दें, गर्म होगी तो वो खुद ही गोली चला देगी, आप जाके रख तपसी ठुस करसी वाली फिलॉसफी है। तफसीर ठुस करसी, पूरी अवाम ने, पूरे पाकिस्तानी अवाम ने अभी वो तफसीर ठुस करसी वाली सिचुएशन पे वो बैठे हुए हैं कि नहीं? तो अब आप ये भी चाहते हैं कि असल में देखें, ये जो सारी रियलिटी को ना देखने में ना, ये इन सारों, यानी इतना ज्यादा पुश क्यों कर रहे हैं ये पीटीआई के फॉलोअर्स और पीटीआई के लोग? वो क्योंकि गिल्टी हैं, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करते, तो वो ये चाहते हैं कि वो रियलिटी जो है उसको ना देखें। वो जो रियलिटी उनको अनॉय करती है ना, बार बार डिस्टर्ब करती है कि ये देखो ये हो रहा है, वो मजीद स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तुमने कुछ नहीं किया, तो वो फिर उसको अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए वो उसको अवॉइड कर देंगे, क्योंकि नहीं, पाकिस्तान तो कुछ कर ही नहीं रहा, नहीं पाकिस्तान तो स्ट्रांग ही नहीं है, नहीं शहबाज शरीफ को तो कोई समझता नहीं है, नहीं शहबाज शरीफ तो नौकर है। हालांकि सैटरडे को जेडी वैंस इस्लामाबाद आ रहा है, 11 साल बाद पाकिस्तान के अंदर वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है यूएस का। एक बड़ी बात है इनकी, आप देखना इनकी छलांगी खत्म नहीं होंगी, आपको समझ नहीं आ रही, ये आपसे बहुत दूर जाते जा रहे हैं। जो आप, अगर आपकी रेस लग रही है इन लोगों से, इनका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, और आप खड़े होकर बोल रहे हैं कि नहीं वो तो पीछे रह गए। तो ये बेवकूफी जो पीटीआई के लोग भी इनसे करा रहे हैं, जो यूट्यूबर करा रहे हैं, जो जर्नलिस्ट करा रहे हैं, उनको नहीं करानी चाहिए। उनको क्लियरली बताएं कि कितनी डायर सिचुएशन है ये पाकिस्तान की आवाम के लिए, यानी रीजनली, और पीटीआई के लिए स्पेशली, और फिर उसके आगे जो कुछ होना है। अभी तो बड़ी चीजें होनी है, ये जो यूएई के साथ फटना हो गया, यूएई के लोगों को उन्होंने वापस भेजना शुरू कर देना, ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। रियलिटी से आप नहीं भाग सकते, ये मेरा पूरा मुद्दा है। और जब मैं ये बात करता हूं ट्विटर पे, लोग कहते हैं तुम्हारे ऊपर प्रेशर है इसलिए तुम ये बात कर रहे हो। भाई, ये मैंने बहुत अरसे में ये चीजें सोची हैं, मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, मैंने ध्यान दिए इस चीज पे, तब मैं इस नतीजे पे पहुंचा। मुझे कोई प्यार नहीं है इन लोगों से, मैंने इनके खिलाफ स्टोरी करनी है, मैं आगे भी करूंगा। मेरी 2-3 दिन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी भी आएगी, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है मेरी फैमिली के साथ। ये आपको चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वकास, आपने जो है बड़ा वाजे तरीके से दोनों साइड के पॉइंट्स
मैंने भी रखे, आपने खंदा पेशानी से उसका जवाब दिया। और जाहिर बात है, अपना जो पॉइंट आपने क्लियर किया, हमें रियल पॉलिटिक के हिसाब से प्रैग्मेटिक अपनी जो है वो बातचीत रखनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारी एप्रीहेंशन है बड़ी जायज़ हैं, उनके ऊपर हम किसी तौर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आंखें बंद करके अगर आप समझते हैं कि हम ये कहना शुरू कर देंगे कि बहुत बड़ा कोई डिप्लोमेटिक सक्सेस है, तो डिप्लोमेटिक सक्सेस जो फैशिज्म को, फस्तायत को एम्पावर करे, उसको हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि अगर ये अमन बरकरार नहीं होता, और जो वकास ने बात की वो बड़ी जबरदस्त बात थी कि ईरान की एम्बेसी के ना होते हुए पाकिस्तान के जो सफारतकार हैं, जो डिप्लोमेटिक कोर है, उसकी जो सक्सेस है, उसके जरिए फैशिज्म पाकिस्तान में तो एम्पावर हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो आने वाले मुश्किल तरीन गरीबों के घर का चूल्हा बुझ जाएगा और उनको जो है वो रोटी के लाले पड़ जाएंगे, उसको अवॉइड किया जा सकता है। और अगर कोई, जाहिर बात है कि अमेरिका अगर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देता है, जो कि वो बार बार सीरियसली धमकी दे रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर सबसे पहले आएगा। तो हम पड़ोसी हैं, तो उस चीज को अवॉइड करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करना जरूरी है कि दुनिया को हम बताएं, जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल बड़ी सक्सेसफुली जो है वो बता रहा है। हम ये एग्री करें कि ये जो कुछ भी काम हो रहा है वो तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसके जरिए जो आसिम मुनीर है वो अपने घर के अंदर अपने इलेजिटिमेट रूल को कंसोलिडेट कर रहा है, जो हमें काबिल कबूल नहीं है। और नवंबर में अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले एक स्ट्रेटजी डिवाइस करके हमें इसके ऊपर बकायदा एक नैरेटिव भी बनाना पड़ेगा, हक और सच के ऊपर मुबनी। और कौम को, दुनिया को, इस वक्त एक ग्लोबल विलेज के अंदर आप बैठे हुए हो, दुनिया को बताना पड़ेगा। जो यहां पे बताया ऑलरेडी जा रहा है, आप लोग जो बात कर रहे हो उसकी वजह से वॉल स्ट्रीट जर्नल इस तरह की जो चीजें लिख रहा है, मजीद लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ स्टेट के पावर इस्तेमाल की जा रही है, आपका पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, वॉशिंगटन के स्ट्रीट लॉबिंग के अंदर $6 लाख फेंके जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आपकी और मेरी आवाज है। आवाज तो हम उठा सकते हैं, हम उठाते रहेंगे। और जब आवाज उठाते हैं डॉक्टर उस्मान खान जैसे लोग, तो पीटीआई के अंदर सही इमरान खान के कजन को काटने के लिए लोग आ जाते हैं। क्यों आते हैं भाई, क्यों? क्या वहां पे कहा जाता है कि नहीं जी, पाकिस्तान के नुकसान में बात ना की जाए? हम पाकिस्तान के हक में बात करें, और पाकिस्तान के हक में जो है वो पाकिस्तान की आवाम की राय के मुताबिक हुकूमत होनी चाहिए। चाहे ये चांद से तारे भी तोड़ के ये हुकूमत लाए, जो कि ला ही नहीं सकी सिरे से। आप देखो, ये डिप्लोमेटिक फीट 4 दिन होने दो आप, ये कामयाबी इनको, जाहिर बात है नैरेटिव तो साथ साथ चलेगा, लेकिन ये कि मैसेंजर बॉयज है, एरेंड बॉय है, ये मैसेंजर नहीं। ये बयानिया जो वकास ने बताया कि इसलिए ये जरूरी है, पाकिस्तानी कौम इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि हम अपने ईरानी बहन भाइयों के साथ, अपने तमाम के तमाम खित्ते में मुसलमान बहन भाइयों के साथ, हम अपने पूरे खित्ते में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान, पूरे खित्ते में और अरब ममालिक गल्फ के लोगों को एक तबाही से, और दुनिया के लोगों को तबाही से बचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये बयानिया भी हमने जिंदा रखना है कि इस काम के नतीजे में, अगर जो कि पाकिस्तानी सफारतकारों की, डिप्लोमेट कोर की एक कामयाबी है, अगर ये अस्करांडू ब्रिगेड उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, तो वो हम नहीं लेने देंगे भाई। ये जो मुजम्मला टाइप लोग इस तरह बकवास कर रहे हैं आके, उनको हम चैलेंज करते रहेंगे, बट हम प्रैग्मेटिकली अमन चाहते हैं। पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड, जो वकास बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इस पॉडकास्ट का वकास से बहुत जरूरी थी बात करना। अजीज अरमान, अगर आपको बात पसंद आई है तो इसको शेयर भी कीजिएगा, और बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू वकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आदिल।